हेलो एंड नमस्कार। यू आर वाचिंग समाचार पल्स। देख लेते हैं कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट, जिसमें पब्लिश हुआ है पॉइंट्स इंडिया के फ्री ट्रेड नेगोशिएशन से संबंधित। ये फ्री ट्रेड नेगोशिएशन भारत की चल रही थी ईएफटीए के साथ, दैट इज़ अ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो बहुत कुछ जानने से पहले हम इस बॉडी को जान लें कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ऐसी कौन सी बॉडी है जिसके साथ भारत की वार्ता चल रही थी लंबे समय से, जो अब कंक्लूड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके 4 मेंबर सदस्य हैं, 4 देश इसके सदस्य हैं। मेंबर नेशंस का नाम है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। ये जो कंट्री है बेसिकली ये 1960 में फॉर्म की थी इस संस्था को, दैट इज़ अ ईएफटीए। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 का स्टॉकहोम कन्वेंशन इस संस्था को बनाता है, जिसमें मेंबर होते हैं उस टाइम पे 7, और जो मेन जो मेंबर थे दैट वाज 4। 1960 में जब ये कंक्लूड होता है तो 7 सदस्य इसमें जुड़ते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, राइट। उसके बाद स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड इसके मेंबर्स होते हैं। अब इनका क्या है, देखिए भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सभी कंट्री के साथ कर रहा है, लेकिन इनके कुछ अपने पॉइंट्स थे जिस पे वार्ता नहीं बन पा रही थी। तो हर पॉइंट्स भारत के फेवर में नहीं थे। जो फाइनल कंक्लूज़न हुआ उसमें क्या कुछ रिज़ल्ट है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसमें इंक्लूड था कि जो स्विट्ज़रलैंड है इसने डिसाइड किया है कि ये जो है अपने देश के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर देंगे 1 जनवरी से, जो उन्होंने लागू कर दिया है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 बीत चुकी है तो उस समय से ये लागू हो चुका है, जिसके अपने ही कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मायने हैं। अब देखिए कोई देश अगर अपने अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी को ख़त्म करता है, यानी बाहर से जो कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस देश में क्या हो रहा है कि वहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, आपके देश से सामान को मंगवा रही है, यानी कि आप जो कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वो वहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, लोग को महँगा नहीं वो सामान मिल रहा है, यानी आपके देश से एक्सपोर्ट तो उधर बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली वो भी चाहेंगे कि वो भी अपनी जो आर्टिकल्स है, जो उनके गुड्स है, वो भी आपके देश में भेजें और आप उन पे किसी भी तरह का कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएँगे, तो जिससे क्या होगा वो सामान भी आपके देश में सस्ता मिलेगा। भारत के लिए ये थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब हम किसी के यहाँ अपना सामान बेचेंगे सस्ते में तो वो भी अपने चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी इस तरह का कदम उठाएँ, तो वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हर्ट करेगा। हमारे जो इंडिजिनस व्यापारी हैं उनका नुकसान होगा। तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हमारे नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को विदेश से खरीदता है और बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को विदेश में बेचता है। उसके पीछे हमारी अपनी रणनीति होती है। तो यहाँ पे हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ईएफटी है इनका रिक्वेस्ट था मतलब टैरिफ फ्री एंट्री का। मतलब जैसे होता है ना, टैरिफ लगाना, टैक्स है, चार्जेस हैं, उसके ऊपर भी चार्जेस लगाए जा रहे थे। तो टैरिफ है ना, तो ये टैरिफ फ्री मतलब जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि आप जो है कुछ गुड्स हैं उस पे अलग-अलग दाम लगा रहे हैं, तो अब दाम को इक्वालिटी करने के लिए क्या हो रहा है, जो भेजने वाली कंट्री है और जो खरीदने वाली कंट्री है ना? अब क्या हो रहा है कि कुछ गुड्स से उनका नुकसान हो रहा है, कुछ उनके फ़ायदे हो रहे हैं, तो बीच में एक ऐसा रेट तय कर दिया जाता है, जिससे जो भी यहाँ पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं एडिशनली वो टैक्स ऐड हो जाता है। तो जो भी आपस में दोनों बायलैटरल मीटिंग के तहत ये फिक्स कर लेते हैं कि जो भी चार्जेस यहाँ पे इनकलकेट हुए हैं वो किस तरीके से किस रेशियो में बाँटे जाएँगे, जिससे दोनों मेंबर नेशंस का व्यापार जो है वो डेफ़िशिएट में नहीं जाए। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के दाम डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक टैरिफ व्यवस्था होती है। तो अब यहाँ पे जो टैरिफ है वो हटाने की बात हुई है अलग-अलग चीज़ों पे, जिसमें गोल्ड है, फार्मास्यूटिकल्स है, फिर उसके बाद जो वॉच है, उसके बाद कॉटन, चॉकलेट्स, है ना? सोयाबीन ऑयल्स, इन सब चीज़ों पे लार्ज ट्रेड ट्रेड डेफिशिएट होता है। अब देखो ट्रेड डेफिशिएट डेफ़िनेटली भारत का बहुत अलग-अलग चीज़ों में होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को बेच देते हैं दुनिया में, और वही चीज़ हम अपने यहाँ जब खरीदने की हमारे यहाँ होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, ठीक है? तो ये एक ट्रेड डेफिशिएट क्रिएट करता है ना? हम बेचेंगे ज़्यादा, खरीदेंगे कम, तो सामने वाले को बुरा लगेगा ना, सॉर्ट ऑफ इस तरह का। माने हमने आपसे 5 आर्टिकल खरीदा है, तो आप भी हमसे 5 आर्टिकल खरीदिए। लेकिन अगर हम जो है आपको बेचते 5 है लेकिन खरीदते आपसे 2 हैं, तो ये डेफिशिएट क्रिएट होता है। तो भारत के पक्ष से ये चीज़ ज़्यादा होती है।
फिर अगर हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के साथ अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट हमारा लास्ट ईयर में जो था वो $14.4 बिलियन डॉलर का था, छोटी राशि नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है हमारे लिए गोल्ड, तो गोल्ड का जो कॉम्प्लिकेशंस है देखिए, हाँ, इंडिया में गोल्ड का डिमांड देखिए, ये सब कंट्री का आप एक देखिए, इंडिया में गोल्ड का डिमांड ज़्यादा होता है, बट गोल्ड का जो पॉइंट्स है, गोल्ड हम लोग ज़्यादातर 80% इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है स्विट्ज़रलैंड से, तो उसकी जो रूल व्यवस्थाएँ हैं, उसमें कोई परिवर्तन वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है? तो गोल्ड का वैसे ही एज़ इट इज़, और हम आपको पता है गोल्ड ही खरीदते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं है, आज भी वो कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं। अब आप समझिए हमारे लिए सबसे वल्नरेबल सेक्शन क्या है, हमारा एग्रीकल्चर, और ये जो है स्विट्ज़रलैंड जो है वो एग्रीकल्चर पे ही अपना एक्सपोर्ट मतलब जो उनकी ड्यूटीज़ है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक तरह से सॉर्ट ऑफ अच्छा भी है, लेकिन ख़राब भी है। ख़राब कैसे है, क्या है, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। अब क्या है, भारत बहुत दर गिरा करके मार्केट में नहीं बेच सकता, तो उनके पास जब टैरिफ रेट वो ख़त्म, अब जब वो टैरिफ रेट फ्री ख़त्म कर रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, तो अलग-अलग कंट्री भी उनको सामान बेचने के लिए आतुर हो जाएँगी। तो हम उस वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन में अपने दर इतने नहीं गिरा सकते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए। तो वहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एक तरह का कॉम्प्लेक्स टैरिफ और कंडीशंस क्रिएट हो गया है जो अ, अलग स्थिति पैदा करेगा। इवन कभी-कभी वो हमें डीमीन करने के लिए हमारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे भी सवाल उठा देते हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड हमें कभी-कभी फेस करना पड़ता है। ये एक तरह का ना सॉर्ट ऑफ मतलब लेग पुलिंग करना हुआ, टाँग खींचना हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी ज़ीरो टैरिफ नीति के तहत हमारा जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो थोड़ा मार खाएगा ट्रेड में। दूसरी एक और पॉइंट आती है ट्रिप्स वाली पॉइंट, दैट इज़ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखो आप सिंपली समझो, हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी राइट है या कॉपीराइट कानून है, ये पेटेंट का जो कानून है, ये थोड़ा हमारा डोमेस्टिक रेगुलेशन जो है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। मतलब ढीला-ढाला व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है ट्रेड में, है ना? अब थोड़ी-सी हम लोग बात कर लेते हैं, ये पॉइंट्स थे जिन पे हमने चर्चा किया कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, लेकिन किस-किस पॉइंट पे हम कहाँ-कहाँ फँसेंगे। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल बात ये हो गई कि एग्रीमेंट तो हो गया। अब हमें जो समझ में आएगा वो हम करेंगे, आगे आप समझदार हैं। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960, ये हमने देखा, जिसके तहत ये बॉडी EFTA बनी। अब अलग-अलग स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसको समझते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो 1972 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एक बड़ी अपडेट मैं देती हूँ, 2022 में 50 ईयर इसका कंप्लीट हो चुका था, इस कन्वेंशन का, जिसको सेलिब्रेट किया गया। अब थोड़ा-सा हम समझते हैं, जो सबसे पहली बार हुई थी यानी कि 1972 में हुई थी, ये हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो हो रहा है, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित चर्चा थी। और इसमें हमारी जो इंदिरा गांधी थी, हमारी जो फर्स्ट लेडी पीएम इंदिरा गांधी, ये अटेंड की थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और उसके बाद ही हमारे यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह पास हुआ था, ये इस टाइम पे हुआ था। इस टाइम जो कंडक्ट हुई थी मीटिंग एनवायरनमेंट को लेकर के, जो हमारा एक कन्वर्सेशन हुआ था, जिसका थीम था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वो आपको याद रखना है, ओनली वन अर्थ, है ना, ओनली वन अर्थ इसका थीम था। एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो बात होती है क्लाइमेट की, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्लाइमेट की सबसे पहले डिस्कशन, इन्वायरमेंट का इतना लॉस हो रहा है डोमेस्टिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, तो इसकी चर्चा कब हुई थी, याद रखना आपको, यूएनजीए में। ये एक अलग से फैक्ट है, याद रखिएगा। यूएनजीए में 1968 में पहली बार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे डिस्कशन हुआ था, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटी। अब थोड़ी-सी हम बात करें यहाँ पे, आगे देखिए, 2001 नहीं, उससे पहले हम 1992 को डिस्कस करते हैं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1992 का, देखो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1992 का हमारा क्या है कि 2 लेवल पे 2 बॉडी बनी थी। यूएन आपकी जो है सीईडी, और दूसरा हमारी जो है एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21। अब देखो इसको समझेंगे हम लोग पहले। 1992 में, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये बातें तो बड़ी अच्छी-अच्छी हुई थी, बस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इसके जस्ट 20 साल बाद, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में जो रियो
+20 यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं, जिसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये 1972 का ही एक तरह से हम कहेंगे हाफ पार्ट है जो 1992 में आता है। इसमें इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्शंस पे बात होती है और ये 2 फेज में होती है। एक जो डिस्कशन होता है वो उसके तहत एक अलग लेवल पे डिस्कशन होता है जिसमें इन्वायरमेंट और सेफ्टी और ह्यूमन एक्शन पे बात होता है और वहाँ पे एक बॉडी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है यूएनसीईडी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यूएनसीईडी दैट इज़ अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ सॉरी इन्वायरमेंट, जो हमारा डिक्लेरेशन है ये होता है। एंड दूसरी जो हमारी बॉडी है, दूसरी जो हमारी मीटिंग होती है वो रियो में होती है। दोनों का जो टाइम होता है वो जून का ही महीना होता है, 3 जून से 16 जून के बीच में दोनों मीटिंग होती है और इसीलिए 5 जून को जो है हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। फिर बाद में ये जब दोनों ही मीटिंग कंक्लूड हो गई, उसके बाद लास्ट टाइम पे यानी 15-16 जून को क्या हुआ था कि जो हमारी आईएलओ है, आईएलओ आप समझ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारी जो एफओ है, फूड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, और उसका डब्ल्यूएचओ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये जो बॉडी उस टाइम पे न्यूली बनी थी यूएनसीईडी है ना, इन सब ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया और फिर एक हमारी इम्पॉर्टेंट बॉडी बन के सामने आई, दैट इज़ हमारा यूएनईपी, राइट, जो बहुत न्यूज़ में रहता है। यूएनईपी के बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो यूएनईपी और यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी, ये 2 बॉडीज़ बार-बार न्यूज़ में रहती है, लेकिन बैकग्राउंड ये है, तो मैंने आपको डिटेल से बताया। अब यहाँ पे समझिए जो स्टॉकहोम हमारा कन्वेंशन 1992 हमने डिस्कस किया, अब 2001 का क्या है इसको समझेंगे। तो देखो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारा 2002 का है, सॉरी 2001 का है, वो है हमारा परसिस्टेंट, राइट, ध्यान में रखना आपको, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इस पे डिस्कशन हुआ था कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका प्रोडक्शन कम करना, इन्वायरमेंट को उनसे बचाना, जिनकी संख्या 12 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो डीडीटी है वो एक तरह का पॉल्यूटेंट चीज़ है या नहीं है, तो याद रखना है कि डीडीटी जो हो गया, उसके बाद बहुत सारे एल्ड्रीन क्लोराइड, फिर डाइक्लोरीन, हेप्टा क्लोरो, राइट, फिर क्लोरोबेंजीन, बहुत सारे ऐसे हैं मतलब ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके प्रोडक्शन को कम करने की बात की गई, जिनकी संख्या 12 है। तो नेम याद रखने की कोई मतलब नहीं, बॉस में आपको शॉर्टली ये बता दूं, बेंजीन सल्फर वाले कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं, क्लोरीन वाले कंपोनेंट आ रहे हैं, तो नाम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बट डीडीटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमनली बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पे एक और हमारे सामने न्यूज़ है, दैट इज़ अ स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम ना, एक चूँकि नाम में स्टॉकहोम है, तो स्टॉकहोम से संबंधित मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे रखी हूँ। ये एक मेंटल डिजीज़ है, राइट, तो ये भी स्टॉकहोम के नाम से ही प्रचलित है। तो ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ना हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बताई गई है रिपोर्ट के तहत कि हम 9 साल में 150% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है किस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग। तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अपने आप में एक सनराइज इंडस्ट्री है, मतलब इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये आगे ग्रो करने वाली जो हमारी सेक्टर है, तो वैसे सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहते हैं। इसमें एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आया है, पास्ट 9 ईयर में 50,000 करोड़ का जो हमारा एफडीआई है वो इस सेक्टर में आया है। इंडिया में 150 से अधिक फूड एंड व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोसेसिंग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, और जो हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो कम से कम 708 ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी जीआई टैग पे आपको याद रखना, रिसेंटली अभी 5-6 दिन पहले ही कह सकते हैं कि 17 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, तो इससे भी हमारा एक तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला है। आने वाले समय में इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यानी 1 साल के अंदर ही वो $535 बिलियन का होने वाला है। क्या फ़ायदे हैं अगर हमारी फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ती है तो? तो इसे देखिए होगा क्या कि इससे इम्पॉर्टेंट होगा, जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है
उससे भी कैसे वेल्थ बनाया जा सकता है, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, वो एक हमारा बढ़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, और जो हमारी फूड एंड जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। और लेकिन हमारे यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं फूड के सेक्टर में, क्योंकि हम बना तो सकते हैं बट उसको प्रिजर्व करके लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। उसके पीछे कारण है कि बॉटलनेक कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है और जो है वो उस लायक नहीं है, मतलब बहुत वर्क करने की आवश्यकता है। तो इस कारण से हमारे एक दिक्कत होता है, हमारे पास एडुकेट अमाउंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हमारी नहीं है, इवन हमारा ट्रांसपोर्टेशन पुअर है, जो कि धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। देखिए इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे लॉजिस्टिक सेक्टर पे काम कर, इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, इतने सारे ट्रेन्स चल रहे हैं। इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अ, अभी तो फ़िलहाल ये स्थिति है, आने वाले समय में उसका रिज़ल्ट मिलेगा, बट ये हमारे चैलेंजेस है जिस पे काम भी चल रहा है। और दूसरा है हमारे यहाँ जो मेन पावर है वो ट्रेंड भी नहीं है, कि कैसे किन चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो एक कमी है। उसके बाद हमारा जो फूड वेस्ट है, हमारे यहाँ फूड वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। लगभग एक साल में भारत के अंदर 74 मिलियन टन फूड जो है हम फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं। और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें मेनली है प्रधानमंत्री जो हमारी मतलब कृषि संपदा योजना, जिसके अंदर मेगा फूड पार्क बनाने की बात हुई थी, और ये काफ़ी पहले मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। फिर ओपन जो हमारी सॉरी ओपन मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ अ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारी, ये एक तरह से मतलब बोल सकते हैं ना फ्यूल का काम की, ये हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ तो अपने यहाँ है भाई, और फूड प्रोसेसिंग में तो बिल्कुल है, तो ये एक बहुत है। एंड दूसरा है ना पीएलआई स्कीम जो हमारी ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें इंसेंटिवाइजेशन किया जाता है। आपने जो भी कुछ भी आर्टिकल्स बनाए हैं, जो भी गुड्स बनाए हैं, आप उसको बनाइए, आप उसको बेचिए, दुगना कीजिए। इसके लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट आपको फंड देगी, पैसा देगी। बस कंडीशन ये है कि आपका प्रोडक्शन है वो जो बढ़ना चाहिए, लेकिन कंडीशन एक और है कि जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। जो हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन कहते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशंस में नए आयाम जोड़े हैं। अब ये क्या है, जो हमारा सोलर पावर स्कीम है, राइट, तो सोलर पावर स्कीम के तहत सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना और ग्रिड से उसको जोड़ करके आप जो है जितना यूज़ कर सकते हैं करिए, और ज़्यादा एनर्जी सरप्लस में आप अगर बनाते हैं तो उसको ग्रिड सिस्टम से वो कनेक्टेड है, बेच के पर यूनिट पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च की गई थी। अब हमारी ये इनिशिएटिव पहुंच गई है हमारे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक, उनके गांव तक, और उनको यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जिससे वो अपना मॉनेटरी कंडीशन ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइवलीहुड कंडीशन भी ठीक कर सकते हैं। तो अब इसके 2 फ़ेज़ हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रिफ़िकेशन, जिसमें 1 लाख पीवीटीजी हाउसहोल्ड को ऑफ ग्रिड सोलर पावर से जोड़ना है। मतलब 1 लाख घर को सिंपल भाषा में कहें तो सोलर पैनल से जोड़ना है, जिसमें हर घर में जहाँ कहीं लाइट नहीं पहुँची है, लाइट नहीं पहुँच पाई है, कम से कम जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है, पोल खंभे नहीं लगे हैं, तो कम से कम सनलाइट तो पहुँचती है, तो सनलाइट के थ्रू वहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए। एक वो चीज़ हो गई। दूसरा है कि जहाँ लाइटनिंग पहुँच रही है, सन लाइटनिंग भी पहुँच रही है, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कर दिया है, तो वहाँ पे आप मिनी ग्रिड लगा दीजिए, जिससे उनको ये आइडिया बन जाए कि कैसे वो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोलराइजेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ सेंटर, यानी हर एक एरिया में एमपीसीएस बनाना है, मल्टीपर्पज़ सेंटर्स बनाना है, जिसमें क्या होगा इंस्टॉलेशंस होगा, किस तरीके से ग्रिड काम करता है, और अगर मान लीजिए किसी एरिया में सनलाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर ख़राब हो गया है या और परेशानी आ गई है, तो वहाँ पे बैटरी बैंक के थ्रू किस तरीके से पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाएगी, तो उसके लिए एक मल्टीपर्पज़ सेंटर होना चाहिए, तो वो बनाने की बात, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन और ऐसा मल्टीपर्पज़ सेंटर बनाने की बात की गई है। अब इसको कौन करेगा? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो डिस्कॉम है। डिस्कॉम आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अगर हो रहा है, तो आप तक पहुंचता है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के द्वारा पहुंचता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को डिस्कॉम सेक्टर बोलते हैं। तो डिस्कॉम सेक्टर का ये ड्यूटी है कि वो पीवीटीजी एरिया तक, यानी जो वल्नरेबल ग्रुप है हमारे ट्राइबल्स के,
वहाँ तक ये पहुँचे। इसका जो टाइमलाइन है वो 3 साल का है, माने 26 तक है, 2026 तक। इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? तो हमारी जो एमएनआरई मिनिस्ट्री है, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री इसको गवर्न कर रही है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे रेडरेसल मैकेनिज्म भी है, यानी कोई दिक्कत परेशानी हो तो भी आप हम यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा जो पीएम जनमन है, इसके अलग-अलग आयाम है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रधानमंत्री जनमन जो हमारी अभियान है, इसमें हाउस होल्ड में लाइटनिंग ही नहीं करनी है सिर्फ़, बल्कि उनको सेफ़ घर भी देना है, उनको क्लीन वाटर भी देना है, सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है, और उनकी जो लाइवलीहुड की जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, उसको एक्सेस कर सके, इतना लायक बनाना है। मतलब 9 मिनिस्ट्री के साथ 11 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ट्रैवल मिनिस्ट्री, और ये सारे काम 3 साल के अंदर ख़त्म भी करने हैं। बहुत सारी योजनाएँ इसके अंदर चल रही है, कुछ तो सेंट्रल सेक्टर है, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रल सेक्टर वो योजनाएँ हैं जो पूरी तरह से 100% फंडिंग के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जिसमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो है मॉनेटरी भागीदारी नहीं है, यानी उनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम है जिसमें कुछ पैसे राज्य सरकार के हैं, तो कुछ पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ठीक है? तो इस तरीके से मिल कर के ये चल रहा है। थोड़ी-सी बात करते हैं पीवीटीजी के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। पीवीटीजी यानी कि हमारी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। देखिए, ऐसा नहीं है, पहले इंडिया में ये पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप कहलाते थे। तो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये बने हैं। ये काम हुआ है 2006 में। 2006 में रीनेम हुआ है। हालाँकि हमारे यहाँ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके लिए 1973 में एक कमीशन्स बैठी थी जिसका नाम था देबर कमीशन। देबर कमीशन की रिपोर्ट थी 1973 में। इनका कहना था कि एक ट्राइबल के लिए अलग से एक सेक्शन होना चाहिए। ट्राइबल ठीक है, उस ट्राइबल में भी एक अलग तरह के ट्राइबल है जो ख़त्म होने वाले, वल्नरेबल है, उनको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। तो इसीलिए ट्राइबल हमारे यहाँ जो है, जितने भी हमारे यहाँ ट्राइबल्स हैं, उन सभी ट्राइबल में 75 ये ट्राइबल्स जो ग्रुप हैं, मतलब लगभग 700 के आसपास हमारे यहाँ, 705 या समथिंग, मैं भूल रही हूँ थोड़ा-सा, 705 या 708, लगभग 700 अप्रॉक्सिमेटली हमारे यहाँ टोटल ट्राइबल ग्रुप है, जिनमें 75 को अलग से वल्नरेबल का दर्जा इस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे देने की बात हुई थी, जो कि बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में कब इम्प्लीमेंट किया गया पता है? 1993 में। रिकमेंडेशन बहुत पहले आया था, 20 साल बाद सरकार की नींद खुली तो लगा हाँ यार कर लेते हैं। तो 1993 में इन्होंने 52 ट्राइबल ग्रुप को इसमें जो है सारे ट्राइबल ग्रुप से अलग किया। बाद में उसमें फिर 23 जोड़ा अलग, फिर बाद में उसको एडिशन किया गया और टोटल मिलाकर के 75 है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वल्नरेबल, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लोग पाए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो इसके आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमारा M2M है। अब ये M2M क्या है? दैट इज़ अ मशीन टू मशीन। ये वायरलेस कनेक्टिविटी से है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। कैसे बिज़नेस को एक्सटेंड करना है, चाहे वो WPN का हो या WLAN का हो, ठीक है? तो PN माने आप समझ रहे हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम वाईफ़ाई यूज़ करते हैं, हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पर्सनल होता है, ठीक है? कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेज़ से। तो इसका जो सिस्टम है, ये कैसे एनहांस होगा, कैसे डेटा ट्रांसफ़र स्पीडली होगा, फ़ास्ट होगा, है ना? तो उस पे वर्क करना है। ये हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, रिलैक्स। तो ये M2M है, जिसकी जानकारी सरकार ने दी है। दूसरा है वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है हमारा, 1 से 2 डिवाइस में मतलब किसी डिवाइस से वायरलेस कनेक्टिविटी है तो बहुत मल्टी डिवाइस कनेक्ट हो सके। तो जब कनेक्ट होता है तो हैंग होने लगता है ना? मतलब वो सही से वर्क नहीं करता। तो उसको ठीक करने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है, उसका कैसे वो साउंड हो सकती है, कैसे बहुत एफ़िशिएंट तरीके से वर्क करेगी कि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकें, और कैसे जो है कवरेज हमारा बढ़ेगा। मतलब एक ही डिवाइस से का जो कवरेज है वो कुछ मीटर, जैसे आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको थोड़ी देर छोड़ कर के आप 4 कदम पैदल चलते हैं, आपको आवाज़ में जो है कंपन महसूस होने लगती है, और थोड़ी देर चलते हैं तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड होने लगता है। तो
थोड़ा ये रेंज बढ़ना चाहिए, इस तरीके की चीज़ है। जैसे घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है तो आप थोड़ी देर चले गए, तो आपका नेटवर्क वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसको बढ़ाने की बात हो रही है। एक्सरसाइज़ सी ड्रैगन एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ सी ड्रैगन देखिए अभी तो न्यूज़ में है, लेकिन ये पहले 2014 में पहली बार ऐसे लॉन्च हुआ था और उस समय से एनुअली हो रहा है। लास्ट टाइम न्यूज़ में था क्योंकि वो तीसरा एक्सरसाइज़ था, क्योंकि काफ़ी बीच में गैप हुए हैं। अब एक्सरसाइज़ ड्रैगन एक मल्टी टाइम जो नेवल हमारे हैं, हमारे पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ के मेंबर्स कंट्री उनके साथ एक्सरसाइज़ होता है, अलग-अलग सी में होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे यूएस फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान ये मिलकर के एक्सरसाइज़ करते हैं। तो अभी क्या है कि न्यूज़ में है और इससे पहले भी न्यूज़ में था। इसके अलग मायने मतलब हैं, ये चाइना को एक तरह से चैलेंज भी है और नेवल सिक्योरिटी एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग, जो भी हाल-फिलहाल में नेवल सिक्योरिटी से संबंधित न्यूज़ भी था कि किस तरीके से हम मतलब नेवल वेसल्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है, कैसे उनको किडनैप किया जा रहा है, किस तरीके से उनको बचाया जा रहा है। तो काफ़ी न्यूज़ में था, चूँकि बहुत न्यूज़ में था तो आपको आइडिया है, तो मैं उस पे नहीं जाऊँगी। बस आप ये समझिए कि ये हमारा एक्सरसाइज़ सी ड्रैगन न्यूज़ में है। आपको बस इतना ही याद रखना है मेंबर कंट्री कौन-सी है ना? एग्ज़ाम में इतना ही आना है। अब कुछ एक्सरसाइज़ देख लेते हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में है और बहुत फेमस है, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज़ है। इंडिया एंड यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रिया है, इसके पार्टिसिपेटरी कंट्री है। फिर युद्ध अभ्यास, हमारा एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। फिर वज्राज सॉरी सॉरी इट्स वज्र प्रहार वज्र प्रहार एक्सरसाइज़ है, जो भी हमारे फोर्सेस का है, स्पेशल फोर्सेस का है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जॉइंट एक्सरसाइज हमारे हैं अलग-अलग कंट्री के साथ। सो दिस इज़ द लास्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।